नमस्कार, आप सभी का स्वागत विचार विमर्श में। मैं हूं मुकुल शर्मा। विचार विमर्श में हर सप्ताह आपके लिए नई नई जानकारी हम लेकर आते हैं और कृषि और उससे जुड़े तमाम जो क्षेत्र हैं उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। कृषि जितना कहने में सहज है, उतना अगर असलियत इसकी देखी जाए, वास्तविकता देखें तो कई सारी चुनौतियां इसमें नज़र आती हैं, कई सारी अड़चनें नज़र आती हैं। और अगर प्राकृतिक आपदा की वजह से जो हम देख सकते हैं किस तरीके से मुश्किलें हमारे किसानों के लिए खड़ी हो जाती हैं, लेकिन ऐसे में हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। हमारे किसानों के खेत में जो क्षति होती है, क्षतिपूर्ति के रूप में इस योजना का जो लाभ है वो हमारे किसानों को मिलता है। उस तरह का ही लाभ जैसे हम देखते हैं कि खासतौर से जब बीमा कंपनियों की बात कही जाती है, फिर चाहे हमारे लिए हो या वाहनों के लिए हो, ऐसे ही हमारी किसानों की जो फसलें हैं उनका भी बीमा जो है वो किया जाता है। और अब अच्छी बात यह है कि इसमें एक प्रगति जो है वो लगातार हम देख पा रहे हैं। प्रगति इस वजह से किसानों का जो विश्वास है वो अब बढ़ता नजर आ रहा है, और वो इस वजह से क्योंकि तकनीकी रूप से हम कह सकते हैं कि इस योजना में काफ़ी बदलाव किए गए हैं। इस योजना की शुरुआत की गई थी 2016 में, लेकिन आज 2023 की अगर बात की जाए तो कई बड़े बदलाव हैं जो इस योजना से जुड़े हुए हैं। लेकिन आने वाले समय में भी किसानों की मांग के अनुरूप और किस तरह के बदलाव हो सकते हैं, किस तरह का जो लाभ इससे जुड़कर हमारे किसानों को मिल रहा है, और ख़ास तौर से जब बात की जाती है क्षतिपूर्ति की, वो कैसे किसानों के खाते तक पहुंचाई जा रही है, तकनीकी रूप से किस तरह का बदलाव इसमें आया है, ये ऐसे कई सवाल हैं जो हमारे किसानों के जहन में भी आते हैं, हमारे जहन में भी आते हैं। आज इन्हीं के सवाल जो है हम यहाँ इनके जवाब जो हैं जानने की कोशिश करेंगे। इन सवालों के जरिए बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर, और इसी के लिए एक बेहद ही खास पैनल आज हमारे साथ मौजूद है और इनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें हमारे साथ मौजूद हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री रितेश चौहान जी। बहुत बहुत स्वागत आपका रितेश जी। जी नमस्कार। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं निजी बीमा कंपनी से आशीष जी। नमस्कार। श्री आशीष अग्रवाल जी। और इसके साथ साथ लगातार हमारे देश में बात होती है एंटरप्रेन्योर्स की, कृषि स्टार्टअप की, यानी कृषि से जुड़े जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उसमें हमारे साथ मौजूद हैं श्री सुमन राय चौधरी जी। नमस्कार। और इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं, कृषि को पिछले काफ़ी समय से कवर कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्री संदीप दास जी। आपका बहुत बहुत स्वागत संदीप जी। और साथ ही आपको बता दें मुंबई से हमारे साथ SBI के डीजीएम हैं प्रवीण कुमार सिन्हा जी, ये भी जुड़े हुए हैं ऑनलाइन। बहुत बहुत स्वागत आपका भी प्रवीण जी। नमस्कार। नमस्कार सबको। नमस्कार। तो जैसा हमने आपको बताया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, किस तरीके से जो हमारी कृषि क्षेत्र में जोखिम रहता है उसके लिए हम कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण विकल्प है ये कि कैसे हमारी क्षतिपूर्ति मिल जाती है, नुकसान किसान की फसल में होता है तो मुआवजा मिल जाता है, और यहाँ पे जो समय है वो अब बेहद ही कम लगता है। ये कई ऐसी जानकारी है जो आपको जानना ज़रूरी है, तो आइए सारी जानकारी ले लेते हैं पहले हमारी इस खास रिपोर्ट में। खेतीबाड़ी जितनी मेहनत का काम है उतना ही जोखिम भरा भी। बारिश ज्यादा हो या सूखा पड़े, ओले हो, बिजली हो, पाला हो या फिर चक्रवात, ये सब घटनाएं खड़ी फसलों को बर्बाद कर देती हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इस तरह की घटनाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई का माध्यम है, और इसका दायरा सिर्फ खड़ी फसलों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये बुआई में नाकाम रहने पर या फिर कटाई के बाद खेत में फसल के नष्ट होने पर भी आर्थिक राहत देती है। बस किसानों को अपनी फसल का बीमा कराना है, वो भी मामूली प्रीमियम पर। रबी के लिए उन्हें सिर्फ 1.5%, खरीफ के लिए 2% और वार्षिक वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम अदा करना है। बाकी रकम सरकार देगी। योजना के मुख्य रूप से 4 उद्देश्य हैं। 1. अनचाहे घटनाक्रम की वजह से फसलों को होने वाले नुकसान या बर्बादी में किसानों की वित्तीय सहायता करना। 2. किसानों की आय में निरंतरता लाना ताकि वो अपने कृषि कामों को जारी रख सकें। 3. किसानों को खेती के नए और आधुनिक तरीकों की ओर प्रोत्साहित करना। और 4. कृषि कामों के लिए ऋण प्रवाह को सुनिश्चित करना। 2016 में शुरू की गई इस योजना को और ज्यादा किसान हितैषी बनाने के लिए सरकार ने कई बदलाव किए हैं। मिसाल के तौर पर शुरुआत में नुकसान की जानकारी के लिए 48 घंटे का समय निर्धारित था, जिसे बढ़ाकर 72 घंटे कर दिया गया। कुछ दिन पहले भी कृषि मंत्रालय ने जलवायु संकट और तीव्र प्रौद्योगिकी उन्नति के मद्देनजर योजना को किसान अनुकूल बनाने के लिए जरूरी बदलावों की बात कही थी। वैसे 2016 से लेकर अब तक किसानों की ओर से कुल 37 करोड़ 66 लाख आवेदन प्राप्त हुए। 12 करोड़ 38 लाख आवेदनों पर दावों का भुगतान किया गया।
इन 6 सालों के दौरान किसानों ने 25,174 करोड़ रुपए का प्रीमियम अदा किया, जबकि 1,32,000 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा के दावों का भुगतान हुआ। इस तरह किसानों की ओर से अदा किए गए हर 100 रुपए के प्रीमियम पर बीमा कंपनियों ने 517 रुपए का भुगतान किया। तो जाना आपने लगातार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है किस तरह का बदलाव इसमें किया गया है, और जो आंकड़े हैं उनमें हम देख सकते हैं किसानों का विश्वास सीधे तौर पे झलकता हुआ नजर आता है। लेकिन यहाँ सबसे पहले रितेश जी आपसे मैं जानना चाहूँगा, जब हम बदलाव की बात करते हैं इस अमृतकाल में अगर देखा जाए तो कई बड़े बदलाव हुए हैं कृषि क्षेत्र में, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर बात की जाए तो इसमें भी कई सारे बदलाव हमने देखे हैं। जी मुकुल जी, बदलते समय के अनुरूप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव सरकार ला रही है, और इन सब की एक ही गति है, एक ही ध्येय है कि किसानों को कैसे जल्दी से जल्दी फ़ायदा दिलाया जा सके, क्लेम्स उन तक जल्दी से जल्दी कैसे पहुँचें, और अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग कैसे हो। जी, तो देखिए किस तरीके से अधिक जब तकनीक की हम बात कर रहे हैं कैसे वो हम कर सकते हैं, और इसके लिए खासतौर से रितेश जी अलग अलग जो बीमा कंपनियां हैं उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज के समय में कुल कितनी बीमा कंपनियां हैं जो इसका क्रियान्वयन बेहतर कर पा रही हैं? देखिए, हमारे पैनल में हम 18 बीमा कंपनियां अभी कार्यरत हैं, जिनमें से 5 पब्लिक सेक्टर की और 13 प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं। और अगर मैं इनके बीच में बिजनेस की बात करूं तो लगभग आधा बिजनेस ये प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में चलता है। जी, तो बिल्कुल देखिए 18 जो बीमा कंपनियां हैं वो लगातार इसमें जुटी हुई हैं, और कोशिश यही ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी फसलें हैं या ज़्यादा से ज़्यादा जो दायरे में हमारी ये फसलें आ सकें, जिससे किसानों को जो नुकसान होता है वो उस नुकसान की क्षतिपूर्ति उनको मिल सके। साथ ही यहाँ आशीष जी आपके पास में आना चाहूँगा, जैसे रितेश ने कहा कि हमारे पास लगभग 18 कंपनियाँ हैं जो लगातार इसका क्रियान्वयन देखती हैं, लेकिन क्रियान्वयन के साथ साथ हम कह सकते हैं कई तरह की और भी चुनौतियाँ भी रहती हैं। बतौर एक बीमा कंपनी किस तरीके से आप इस योजना में बदलाव देख पाते हैं? धन्यवाद मुकुल जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक बहुत ही बड़ी बीमा योजना है जो कि नॉट ओनली इंडिया में बट भारत में, पूरे वर्ल्ड में इस स्कीम का नाम चल रहा है, क्योंकि पिछले 7 सालों से जिस हिसाब से इसको रन किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, समय समय पर जो बदलाव ला रहे हैं, इससे चीज़ें बहुत व्यवस्थित होती जा रही हैं। पहले जब इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नहीं था तो किसानों को क्लेम मिलने में समय लगता था, उनको यही पता नहीं होता था कि कहाँ पे क्लेम लॉन्च करना है, कब क्लेम मिलेगा। अब वो सभी चीज़ें बहुत ट्रांसपेरेंट हो गई हैं, और उन सभी चीज़ों में भारत सरकार का जो गाइडलाइन है वो हमको पूरी तरह से निर्देशित करता है, और इसके क्रियान्वयन के लिए हम लोग भी एज अ बीमा कंपनी जितने भी प्रकार से स्कीम में हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन किए गए हैं उसको हम पूरी तरह से कंप्लाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन हमको सभी जितने भी जिले में हम काम करते हैं उन सभी जिलों में हमारे अपने ऑफिसेज होने चाहिए, हमारे सभी जगह पर रिसोर्सेज अवेलेबल होना चाहिए, जो कि जो भी किसान भाई की समस्या होती हैं, कोई उनके ग्रीवेंसेस होते हैं या उनके कोई क्वेरीज होती हैं, वो सब तुरंत रिजॉल्व कर सकें। प्लस साथ ही साथ अब बिकॉज ऑफ जो पोर्टल आ गया है NCIP का, इसमें भी सभी चीजें समय पे अवेलेबल हो जाती हैं, किसान भाइयों को समय मैसेज मिल जाता है, गवर्नमेंट की स्कीम है जो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, उनसे उनके हाथ में पॉलिसी पहुंच रही है, क्लेम टाइम पहुंच रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि पिछले कुछ 6-7 सालों में इंप्रूव हुआ है, और आगे भी आई एम श्योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जिस हिसाब से डायरेक्शन है और चीजें और इंप्रूव होंगी। लगातार देखिए बेहतर होती जा रही है कि योजना का जो क्रियान्वयन है ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि अब से पहले अगर देखा जाए तो यही सुनने में मिलता था कि योजना भी अच्छी है लेकिन उसका क्रियान्वयन जो है धरातल पर उस तरीके से नहीं हो पा रहा। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से और बेहतर बनाने की बात इसको की जा रही है। सुमन जी आपके पास में आना चाहूँगा, आज के समय में जब हम कृषि क्षेत्र को देखते हैं तो अपार संभावनाएं इसमें नजर आती हैं, और आप तो बाकायदा एक कृषि स्टार्टअप को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जिसमें किसानों को मदद उनकी की जा सके और बेहतर तरीके से। कैसे आपने इस तरह का जो एक उद्देश्य है वो पहले सोचा कि जो कृषि क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है या किसानों की चुनौतियां हैं वो आपने देखी, किस तरीके से आपने इस सफर की शुरुआत की है? देखिए, आज का ज़माना जो है वो आधुनिकीकरण का है, और आधुनिकीकरण जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड ही होता है। आज अगर हम लोग देखते हैं कि जब अपना कोरोना काल भी हुआ था और उसके बाद हम लोग के घर में हमेशा ऑक्सीमीटर पाया जाता था, हम लोग ऑक्सीजन लेवल चेक करते थे और देखते पल्स रेट क्या है, ताकि एक हमें डेटा मिले और उस पर हम लोग काम करें। ठीक उसी तरह जो अपने खेत भी वैसे ही है, उसका डेटा बहुत ज़रूरी है, उसका
डेटा का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग जब अपना ऐप बनाए थे अपने स्टार्टअप में, उपज ऐप में हमने 3 उद्देश्य रखा था। एक था स्वस्थ खेत, दूसरा हो गया कृषि का सुरक्षित कृषि और समृद्ध किसान। तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोग के उपज ऐप चला था और इसी में जो है हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं इसी सोच के साथ। देखिए कितना ज़रूरी है। और ये जब इस सोच की हम बात करते हैं, संदीप जी आप किस तरीके से देखते हैं जो बदलाव हम देख पा रहे हैं तकनीकी रूप से? देखिए अब एक किसान के लिए पहले काफ़ी सारी चुनौतियां रहती थी। अगर फसल का बीमा कराया है, ना सिर्फ प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता था, उसके बाद सर्वे कब किया जा रहा है, बीमा कंपनियां कब पहुंचेंगी, कब उन्हें मुआवजा मिलेगा, और आज के समय में शायद सारी ये जो मुख्य बातें हैं वो किसान के सामने रहती हैं। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जब से शुरू हुआ है जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम 2016-17 से काफ़ी सारा चेंजेस लाए गए हैं। और टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट जो नया जो गाइडलाइन अभी आ रहा है, जल्दी आने वाला है, उसमें भी काफ़ी टेक्नोलॉजी का यूज़ का बात करें। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा ये कि किसान के लिए ये कि उसका सेटलमेंट मैकेनिज्म, उसको जल्दी कैसे सेटलमेंट मिले, तो उसके लिए बहुत सारा क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट जो होता है उसको कैसे जल्दी किया जाए एंड रोबस्ट किया जाए, मतलब और लोकलाइज कैसे किया जाए, ये सब सारी चीज़ों के तमाम इनमें काफ़ी सुधार ओवर द ईयर्स किया जा रहा है। सो दैट अभी देखिए जो आंकड़ा दिखा रहा है कि 20 और 21 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जो नया गाइडलाइन के बाद मुझे लगता है बहुत सारे स्टेट और भी जुड़ेंगे इसके साथ। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का काफ़ी लोग जुड़ेंगे क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज और ये सब इशू है बहुत ज़्यादा अभी इम्पैक्ट कर रहा है एग्रीकल्चर को। तो ये एक अप्रोप्रिएट टाइम है उसको एक्सपांड करने का क्रॉप इंश्योरेंस को, एंड हर किसान को ये लाभ मिले। जैसे 9 करोड़ या 10 करोड़ किसान फैमिली है पूरा के पूरा जैसे वो क्रॉप इंश्योरेंस ले पाए। यानी प्राकृतिक आपदा की वजह से देखिए एक फसल में जो नुकसान होता है उस नुकसान की भरपाई हमें कैसे हो सकती है, किसान के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन अगर इस तरह की मुआवजा राशि किसान को मिल जाती है, उसके सीधे खाते में पहुंच जाती है, तो काफ़ी मदद एक किसान की हो जाती है। लेकिन उतेश जी, जैसा अभी यहाँ संदीप जी ने भी कहा कि कई ऐसे राज्य हैं जो कि अब इससे जुड़ रहे हैं, और खासतौर से जब जुड़ाव की हम बात करते हैं तो हमने देखा कि पूरे क्रियान्वयन को और बेहतर तरीके से करने के लिए मेरी पॉलिसी मेरे हाथ जो अभियान है एक बार फिर से वो दोबारा से शुरू किया गया। जब जो इसका पहला एक चरण रहा, वहाँ क्या हमने किस तरह का लक्ष्य रखा था और वो लक्ष्य जो है उसको कितना हम हासिल कर पाए, और इस दूसरे चरण में किस तरीके से आगे बढ़ेंगे आप? देखिए मुकुल जी, हमारे पास ये एक समस्या शुरुआत से ही रही है कि किसानों को ये लगता रहा कि कंपनी या उनके प्रतिनिधि उनको मिलते ही नहीं हैं, या फसल बीमा के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, कंपनी की प्रेजेंस कम रहती है। तो इन्हीं सब चुनौतियों को देखते हुए हमने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम का एक आगाज़ की, जिसमें कि किसानों के घर जा जाकर इंश्योरेंस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो पॉलिसीज़ उनको थमाते हैं। इससे 2-3 फ़ायदे होते हैं। एक तो किसान और जो कंपनी वाले हैं उनका आपस में मेल मिलाप होता है, उनको समझ में आता है कि क्या, और दूसरा जो पॉलिसी के तहत क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या उनको लाभ हैं वो किसान को पता चलते हैं। तीसरी बात ये है कि उनको टोल फ्री नंबर और कहाँ पे किस तरह की कार्रवाई करनी है वो उनको एक लिखित रूप में मिलता है। देखिए हम डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें कोशिश करना चाहिए उस तरफ बढ़ें, लेकिन आज भी ये हमें समझना होगा कि 86% किसान जो इस देश के हैं वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं। ज़रूरी नहीं है उन सब के पास मोबाइल फ़ोन हो, और मोस्टली कईयों की एजुकेशन लेवल भी उतना अच्छा नहीं है। तो कागज़ जब उनके हाथ में जाता है तो उनको पता चलता है कि मेरे फलां खेत में फलां पॉलिसी हुई है और उसका मेरे को एक प्रमाण के तौर पे उसको देख सकते हैं। तो इसका बहुत अच्छा हमें रिजल्ट्स मिले हैं। मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अब तक 3 चरणों में हम लगभग 10.7 करोड़ पॉलिसियाँ जो हैं वो किसानों में बांट चुके हैं, फिजिकली बांट चुके हैं, और 2 लाख से ऊपर फसल बीमा पाठशालाएं जो हैं वो की जा चुकी हैं। और हमने पीछे इस पे इसका अध्ययन करवाया कि इस मेगा कैंपेन का अभी इम्पैक्ट क्या आया। तो ये देखने में आया है कि लगभग 12% वृद्धि, यानी 70 से लेकर 82% के आसपास की वृद्धि जो है वो हमें अपनी मेगा कैंपेन में देखने को मिली है। तो मेरा ये मानना है कि हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जागरूक हों और उनको अपने अधिकारों के बारे में और फसल बीमा के
प्रोसेसेस के बारे में पूरी जानकारी मिले। बिल्कुल, देखिए हम कह सकते हैं मिशन मोड में पूरी तरीके से जो योजना है उसका क्रियान्वयन किया जाता है। प्रवीण जी, आपसे भी जानकारी लेना चाहेंगे किस तरीके से जब एक किसान की जो उम्मीद रहती है, जब बैंक से भी रहती है, किस तरीके से हम कह सकते हैं कि वहाँ पे ना सिर्फ जवाबदेही जो है अब बैंक की भी तय कर दी गई है, जो किसान है उनकी समस्या की सुनवाई की जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को हम बैंक के एंगल से देखें जी, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सरकार की जो पहल है बिल्कुल ही एक कामयाब और बहुत अच्छी पहल है। ये जहां पर एक तरफ फार्मर्स को, हमारे किसानों को लाभ देता है जब वो कष्ट में होते हैं, जब उनको एड या फसल का जो उपज नहीं मिल पाता है किसी भी वजह से, प्राकृतिक आपदा से, तो उनको तो लाभ होता ही है। और एक चीज बैंकिंग एंगल से देखें तो हम जो फसल ऋण देते हैं उनको, हमारे किसानों को, उसमें ये जो क्रॉप है वो हमारे सिक्योरिटी के रूप में रहते हैं। तो यदि वो उसका नुकसान होगा तो फार्मर उसको भरपाई कहाँ से करेगा जी? उसमें एक तो फार्मर का नुकसान है और दूसरा बैंक का भी नुकसान है। तो इस योजना के आने के बाद हमारी स्थिति भी अच्छी हुई है, हमारा जो लोन पोर्टफोलियो अच्छा हुआ है जी। तो जब लोन पोर्टफोलियो अच्छा होता है तो हम इसका लाभ उन्हीं किसानों को दे पाते हैं कि अच्छी दर पे उन्हें ऋण उपलब्ध करा पाते हैं जी। तो ये एक प्लस पॉइंट है। और दूसरा, अभी जो नई नई टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है, अभी जो डिजी क्लेम शुरू हुआ है जी, डिजी क्लेम से भी मुझे बहुत लाभ हुआ है बैंक को। मैं अभी थोड़ी देर में उसके बारे में बताऊंगा। बिल्कुल, ना सिर्फ बैंक को बल्कि यहाँ रितेश जी एक किसान के नजरिए से अगर देखा जाए, जो डिजी क्लेम के लाभ की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हर किसान के लिए जब भी कोई नई तकनीक आती है तो उसको समझ पाना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ कोशिश ये की गई कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो डिजी क्लेम है, यानी उनके लिए जो जानकारी है उसको हम सरल बना सकें। कैसे डिजी क्लेम को हम कह सकते हैं इसकी एक सफल शुरुआत की गई है? देखिए मुकुल जी, जैसा कि मैंने कहा, हमारी कोशिश है किसान भाइयों तक पहुंचने की। पहले क्या होता था कि जब क्लेम्स थे वो इंश्योरेंस कंपनी सीधा किसान के खाते में डालती थी, तो उसमें क्या विलम्ब से डालती थी, क्या सही समय पे गया, जितना अमाउंट जाना चाहिए था क्या वो गया नहीं गया, ये किसान को भी पता नहीं लग पाता था और स्टेट गवर्नमेंट या हमें भी, हम उतनी मॉनिटरिंग उसकी नहीं कर पाते जी। इसी सभी चैलेंजेस को देखते हुए अभी डिजी क्लेम का लॉन्च किया है माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने 23 मार्च को, जिसके तहत अब एंड टू एंड क्लेम जो है वो हमारे पोर्टल से होके निकलता है और सभी कंपनीज के थ्रू और बैंक्स के थ्रू मात्र ही कुछ सेकंडों में हमने 1200 करोड़ रुपए का क्लेम किसान तक पहुंचाया। ना केवल ये जी, क्लेम जब गया तो उसके साथ एक मैसेज हर किसान के मोबाइल फोन पे भी गया जिसमें क्लेम की डिटेल्स थी और साथ में वो हमारे पोर्टल पे, उसी में मैसेज में ही लिंक भी दिया गया है कि हमारे पोर्टल में वो लॉगिन करें और अपना जो क्लेम की डिटेल्स हैं उसके बारे में भी जागरूक हो जी। तो किसानों की एंड टू एंड जो अब ये समस्या रही है, इंफॉर्मेशन की जो समस्या रही है, उसको हमने पूरी तरह से ख़त्म किया है। साथ ही इसके द्वारा हम इंश्योरेंस कंपनीज को और भी अच्छा मॉनिटर कर पाएंगे जी। और अगर कहीं देरी होती है किसान के क्लेम में तो उन पे पेनल्टी भी हम इसके थ्रू लगवाएंगे जी। बिल्कुल, देखिए कितना लाभकारी है जो डिजी क्लेम की शुरुआत की गई है। आइए इस बारे में और जानकारी ले लेते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और आसान बनाने के लिए सरकार ने इसका पोर्टल तैयार किया है। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। किस फसल के लिए कितना प्रीमियम देना है उसकी जानकारी ले सकते हैं। नुकसान होने पर उसकी सूचना बीमा कंपनी को दे सकते हैं। अपने आवेदन का स्टेटस जान सकते हैं और तकनीकी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी तहसील में स्थित फसल बीमा कंपनी का पता और फोन नंबर भी इस पोर्टल के माध्यम से जान सकते हैं। यानी ये ऐसा पोर्टल है जो योजना से जुड़ी हर जानकारी और सुविधा अपने अंदर समेटे हुए है। इसके अलावा फसल बीमा ऐप भी किसानों के लिए काफी मददगार है। बीमित फसल के लिए जमा करवाए गए प्रीमियम की डिटेल भी इस ऐप से ट्रैक कर सकते हैं। कौन सी फसल के लिए कब और कितना प्रीमियम भरना है, ये जानकारी भी इस ऐप पर उपलब्ध है। इसी के माध्यम से फसल के नुकसान की जानकारी की सूचना बीमा कंपनी को दे सकते हैं। इसके अलावा भूमि रिकॉर्ड का एकीकरण और किसानों का आसान नामांकन इस ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। किसान सुविधा ऐप पर भी फसल बीमा के लिए आवेदन किया जा सकता है।
प्रीमियम की गणना की जा सकती है, अपने आवेदन का स्टेटस देखा जा सकता है, फसल नुकसान की जानकारी बीमा कंपनी को दी जा सकती है। फसल नुकसान का आकलन करने के लिए सैटेलाइट इमेजरी, रिमोट सेंसिंग तकनीक, ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग भी इस योजना की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसके अलावा 23 मार्च 2023 को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर डिजिक्लेम के नाम से एक नई सेवा शुरू की गई। इस सेवा के जरिए दावा राशि ऑटोमेटिक तरीके से तुरंत किसान के खाते में चली जाती है। ये सुविधा फिलहाल 6 राज्यों के लिए है। सरकार अभी तक किसानों के दावों को ट्रैक नहीं कर पाती थी और अक्सर शिकायत आती थी कि बीमा कंपनी समय पर दावों का भुगतान नहीं कर रही है। डिजिक्लेम इन शिकायतों को दूर करने में मददगार साबित होगा। जी रितेश जी, लेकिन ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो बीमा कंपनियां हैं उन पर भी निगरानी रखी जा सकती है इस पोर्टल के जरिए। और खासतौर से यहाँ संदीप जी, आप किस तरीके से देखते हैं इस महत्वपूर्ण कदम को? क्योंकि कहीं ना कहीं किसानों का भी मानना यही होता है, एक शिकायतें रहती हैं बीमा कंपनी से कि समय पर सुनवाई नहीं की जाती, और उम्मीद शायद सरकार से ही होती है, लेकिन सरकार की तरफ से इस तरह की पहल की गई है। क्योंकि अगर नुकसान होता है, कोई क्रॉप लॉस होता है, कोई रिपोर्टेड क्रॉप लॉस, तो उसको अगर सेटलमेंट टाइम में ना मिले तो उसका जो पर्पस है वो डिफीट हो जाता है जी। तो डिजिक्लेम कहते हैं वो शायद कोशिश किया जा रहा है कि उसको इमीडिएटली सेटल किया जाए, क्योंकि दैट इज ए कोर पार्ट ऑफ द कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, कोई भी इंश्योरेंस, अगर क्विकर सेटलमेंट उसका कोर पार्ट है जी। तो और बिना कुछ ज़्यादा कुछ विदाउट एनी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस एंड ऑल जी। तो ये इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल यूज़ आप बात कर रहे हैं, तो उसमें लगता है कि ये सेटलमेंट इशू जब तक वो जल्दी सेटलमेंट होगा तो और भी किसान इसमें जुड़ेंगे। मेरा मानना ये है कि और पहचानेंगे कि ये क्रॉप इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है, जो उनको क्रॉप को बचा पाएगा। कोई अगर क्लाइमेट चेंज हो, कोई अगर बरसात की वजह से या हेल्थ स्टॉर्म की वजह से नुकसान होता है, तो सेटलमेंट और ये आपका कवरेज ये बहुत क्रिटिकल पार्ट है बोथ इंश्योरेंस कंपनी में। तो सेटलमेंट, क्विकर सेटलमेंट लोग जब फार्मर्स को मिलता है तो वो भी काफ़ी खुश होता है कि उसका टाइम में उसका पैसा मिल गया, जो लॉसेस हुआ था। बिल्कुल, यानी वो एक जो उम्मीद रहती है वो पूरी हो जाती है। जी प्रवीण जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? कह रहा हूँ कि डिजिक्लेम से इतना फायदा हुआ है, पारदर्शिता आ गई है। पहले हम लोग स्ट्रगल करते रहते थे, अचानक पैसे आ जाते थे खाते में, पता ही नहीं चलता था किधर आए, कैसे आए, कितने आए, किसके लिए आए। अब तो इतना बढ़िया है कि फाइल जो है ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो रही है। हमारा सिस्टम फाइल को खुद ही पिक करता है और प्रोसेस कर डालता है जी। एक घंटे में हम 25 लाख 30 लाख ट्रांजेक्शन्स भी प्रोसेस कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं अकाउंट जी। तो जैसे कि रितेश जी ने सही बताया, सेकेंडों में ये प्रोसेस हो जाता है। और दूसरी बात है कि हमें भविष्य के लिए भी पता चलता है कि किस खाते में पैसे आए, ताकि उन किसान भाइयों को मैं खुद फिर से मदद कर सकूं, क्योंकि उनका वो जो फसल नहीं, उनका जो उपजाऊ नहीं हो पाया जी, उसके मैं उनसे फिर से ऋण दूं, उनको एक मैसेज भेजूं कि आप ऋण ले सकते हो, उनको फिर से ऋण दूं, ताकि उनका आगे की प्रक्रिया, उनकी जो खेती बाड़ी की है और आय वृद्धि की है वो चलती है। बिल्कुल, यानी उनके लिए जो आमदनी का जरिया है वो लगातार बना रहे और सुचारू रूप से उनकी जो दिनचर्या है वो लगातार आगे बढ़ती रहे। फिलहाल हमें भी कार्यक्रम में आगे बढ़ना होगा, आपको और भी जानकारी देंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ी हुई, लेकिन यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर, किस तरीके से इस महत्वपूर्ण योजना में अलग अलग बदलाव किए गए हैं जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने यहाँ जाना अलग अलग जो बीमा कंपनियां हैं कैसे उन पर निगरानी रखी जाती है, डिजी क्लेम जिसके जरिए ना सिर्फ कोशिश की जा रही है जो किसान है उसको भी जानकारी मिले और जो बैंक्स हैं वहाँ भी सारी जानकारी जल्द से जल्द पहुँच सके। लेकिन खासतौर से रितेश जी अगर देखा जाए जो एक सवाल यही उठता था कि जो हमारी बीमा कंपनियां हैं उन पे कैसे जो एक किसान है विश्वास जता सकता है, क्योंकि कोशिश उनकी यही रहती है कि जिस तरीके से हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं आज के समय में, मोटर इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो एक ही जगह बहुत सारे विकल्प जो हैं उनके सामने रहते हैं। तो किसानों का मानना था कि शायद इस तरह के विकल्प क्या हमें भी मिल पाएंगे, क्या वो खुद से भी इसका चयन कर सकते हैं? देखिए, हमारी कोशिश है कि क्रॉप इंश्योरेंस में फसल बीमा और RWBCIS ये 2 प्रोडक्ट अभी अवेलेबल हैं जी। लेकिन भारत सरकार की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हम ला सकें। इसी के चलते हमने अभी जो बदलाव अपनी फसल बीमा स्कीम में लाए हैं उसमें एक सैंड बॉक्स फ्रेमवर्क का भी प्रावधान रखा है, जिसके तहत विभिन्न बीमा कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स हमारे पास ला सकती हैं और हम उनको ऑथेंटिकेट करने के बाद, उनको जांचने परखने के बाद किसानों को अवेलेबल करवा सकते हैं। एक कोशिश और हम सोच रहे हैं कि कोई प्लेटफॉर्म जैसा बनाया जाए जहां पे बीमा कंपनियां और भी अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे किसानों को ऑफर कर सकें, क्योंकि जितनी वैरायटी होगी, जितने ऑप्शन किसान के पास होंगे, हो सकता है उनमें से कुछ किसान उनको ऑप्ट भी करें। जी, यानी सुविधाएं और सेवाएं जो हैं देखिए वो कैसे हम किसानों को ज़्यादा दे सकते हैं। आशीष जी, आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जब क्रियान्वयन तो आपने बताया कि एक बीमा कंपनी के लिए काफ़ी चुनौती भी रहती है, लेकिन जब एक जिम्मेदारी दी जाती है, एक किसी भी क्षेत्र में हम देखते हैं कि अगर वहाँ पे किस तरह का नुकसान हुआ है, कैसे कोशिश की जाती है कि तत्काल प्रभाव से किसान जो हैं वो संपर्क करते हैं, बीमा कंपनी के जो प्रतिनिधि हैं वो पहुँचते हैं, कैसे हम इसको कह सकते हैं कि अब जो समय है वो बच रहा है, क्योंकि तकनीकी रूप से हम देख पा रहे हैं ड्रोन का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। पहले शायद उस काम को करने के लिए काफ़ी समय लगता था, लेकिन अब वो काम बहुत जल्दी से हो जाते हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने मुकुल जी। किसी भी बीमा कंपनी या बीमा प्रोडक्ट की असली पहचान क्लेम के समय में ही होती है। जितनी ट्रांसपेरेंट वे में और जितने अच्छे से किसान के सेटिस्फेक्शन तक यदि उस क्लेम के पहुंच जाती है तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू और बढ़ जाती है और भी इंश्योर होता है कि नेक्स्ट टाइम फिर से किसान भाई अपनी फसलों का बीमा कराएंगे। तो उस मामले में जिस हिसाब से नए नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, NCIP पोर्टल आज की डेट में जिसमें सभी जानकारियां अवेलेबल है और उसमें आप चाहें तो क्लेम का इंटीमेट भी कर सकते हैं, अपने क्लेम का अमाउंट देख सकते हैं, आप पॉलिसी ले सकते हैं वहाँ से, और वो सभी चीज़ें फैसिलिटी उसमें अवेलेबल है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। हमने भी एज अ कंपनी, सभी कंपनी अपने अपने स्तर पर भी अपने जितने भी किसान भाइयों हैं उनको उनसे अच्छे से सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अपने तरफ से प्रयास करते हैं। उसी डायरेक्शन में यदि आप हमसे पूछें तो एज अ बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी, हमने जब स्टार्ट किया था पार्टिसिपेट करना PMFBY में, हमने पहले समझ गए थे कि इसका यदि हमको अच्छे से अपनी बीमा का, अपनी कंपनी का नाम अच्छा रखना है और यदि हमको किसान तक पहुंचना है तो ये किसी तरह से ऑफलाइन मोड पे नहीं हो सकता, इसके लिए कोई ना कोई ऑनलाइन मोड होना चाहिए। तो उसके लिए हमने पहले से ही एक ऐप भी बनाया था अपने लेवल पर, उसमें फार्म मित्र ऐप बोलते हैं। उस फार्म मित्र ऐप के थ्रू किसान भाई अपना क्लेम इंटीमेट कर सकते हैं, अपनी पॉलिसी की डिटेल देख सकते हैं, अपनी पॉलिसी को डाउनलोड भी कर सकते हैं और साथ में जितना भी क्लेम वगैरह उसका स्टेटस क्या है सब कुछ दिख जाता है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम ट्रांसपेरेंट वे में ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई तक पहुँच पाएँ और जैसा भारत सरकार का निर्देश है गाइडलाइन के हिसाब से हम उसको क्रियान्वित करें। तो अल्टीमेटली यदि किसान प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड रहेगा तभी इस योजना का सक्सेस है सर। जी बिल्कुल, और योजना को सफल बनाने के लिए देखिए तमाम जो माध्यम है वो कैसे उनका सही क्रियान्वयन हम कर पाते हैं या नहीं। लेकिन सुमन जी, अगर देखा जाए आज के समय में अलग अलग तरह की ऐप्स हमारे पास हैं, पोर्टल के विकल्प किसानों के पास हैं, कोशिश यही की जाती है कि जल्द से जल्द कोई भी जानकारी हम ले लें। ऐसे में आप किस तरीके से देखते हैं जो आपका जो स्टार्टअप है उसको कैसे वो किसानों के बीच और लाभकारी साबित हो सकता है, कैसे उनको मदद पहुँचाएगा? इसमें अगर हम लोग देखना जाए तो क्रॉप इंश्योरेंस सेगमेंट में बहुत ही कम स्टार्टअप जो है वो आ रही है और उसमें इनोवेशन की बात कर रही है। तो हमारे स्टार्टअप जो पूरा फोकस है क्रॉप इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस के ऊपर, हम लोग हर समय में डिफरेंट इनोवेशन की बातें करते हैं जो कृषक बंधुओं के लिए बहुत ही सुविधा लेके आ सकता है। जिसमें से एक चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है हर क्रॉप के लिए क्रॉप इंश्योरेंस का अवेलेबिलिटी होना। आज आप देखेंगे कि बहुत सारे फेमस क्रॉप है, जैसे आपका
मुजफ्फरपुर के लीची हो गया, या गुजरात का केसर मैंगो हो गया, या बुरहानपुर के केले हो गए। लेकिन ये बहुत फेमस तो है, लेकिन इनके लिए अभी आपका क्रॉप इंश्योरेंस कुछ भी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं पे, जैसे रितेश जी भी बोले कि एक प्लेटफॉर्म जो PMFBY एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म में अगर हम लोग डिफरेंट क्रॉप इंश्योरेंस अवेलेबल करना स्टार्ट कर दे तो मेरे को लगता है कि एक बहुत बड़ा कृषक वर्ग जो है इस सुविधा को ले पाएगी। और जैसे आप देखोगे कि हम लोग वाहन बीमा की बात करते हैं, हर क्लास ऑफ व्हीकल, चाहे वो कुछ भी हो जाए, उनके लिए एक बीमा अवेलेबल है, वो लोग बीमित अपने चीज़ों को कर सकती है। लेकिन आज जो भी कृषक अपने इन सब फसलों के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्या उनके लिए अवेलेबल है क्रॉप इंश्योरेंस? उस क्षेत्र में हम लोग बहुत आगे तौर पे काम कर रहे हैं, और हमारी यही अपेक्षा है कि सभी फसलों के लिए फसल बीमा जो है वो अवेलेबल बन जाए। जी बिल्कुल, और खासतौर से रितेश जी, क्या हम मान सकते हैं, क्योंकि जहां एक किसान की आवश्यकता है या जो उसकी आर्थिक स्थिति है उसके आधार पर अनुदान जो है वो सुनिश्चित किया जाता है, लेकिन जहां संपन्न किसान है या वो चाहते हैं कि उनका जो बड़ा क्षेत्र है, तमाम क्षेत्र है, वो बीमा के दायरे में आए, और जिसका जिक्र यहाँ सुमन जी भी अभी कर रहे हैं, क्या उस लिहाज से हम मान सकते हैं कि आने वाले समय में और जो बदलाव है वो नज़र आ सकता है हमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में? देखिए, हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक सेफ्टी नेट किसानों के लिए हम क्रिएट करें, जिससे नीचे कोई भी किसान ना जाए। लेकिन आपका ये कहना सही है कि कुछ अगर समृद्ध किसान हैं जो कि और तरह की फसल का बीमा करवाना चाहते हैं, किसी बड़ी फसल का बीमा किसी और तर्ज पे करवाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रयास ये भी है कि हर प्रकार की सुविधा जो है वो किसानों को मिले। इसीलिए मैंने कहा कि एक प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ने की हमारी सोच है, जिसमें कि एक तो हम ये सब्सिडाइज प्रोडक्ट दे रहे हैं अपने फसल बीमा और RWBCIS का, लेकिन नॉन सब्सिडाइज प्रोडक्ट्स भी अगर कंपनीज ऑफर कर सकें उस प्लेटफॉर्म पे, और किसान अपना उसकी एनरोलमेंट करवा के उस पे यहाँ पे सेटलमेंट करें, तो हम उस तरफ बढ़ने के बारे में विचाररत हैं। यानी किसान की एक स्वेच्छा है, अगर वो चाहते हैं तो इनका चयन कर सकते हैं, अगर नहीं तो आपकी लगातार जो कोशिश है वो सरकार कर ही रही है। प्रवीण जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से जब हम क्रियान्वयन की बात करते हैं, लेकिन किसानों की ना सिर्फ एक उम्मीद बैंक से रहती है बल्कि कभी कभी शिकायत के रूप में भी आती है, कैसे उन पे जो सुनवाई है वो आप करते हैं? या उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एक जो विश्वास है वो कम से कम एक किसान का बना रहे, क्योंकि अक्सर सुनने में यही आता है कि जो बीमा कंपनी है उनके बारे में जानकारी नहीं मिली, जो बैंक है उन्होंने प्रीमियम की राशि भी काट ली लेकिन लाभ नहीं मिल पाया। जब इस तरह के सवाल आपके सामने कई आते होंगे तो कैसे इनका समाधान दिया जाता है फिर? इसमें मैं ये बताऊंगा कि जब ये प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना का जब शुरू में हुआ था, उद्घाटन हुआ था, जब शुरू हुआ था ये उस समय कुछ दिक्कतें हुई थी, बिकॉज डेटा जो फीड करते हैं हम लोग, आधार नंबर और लैंड डिटेल्स वगैरह, उस समय शुरू में कुछ दिक्कतें हुई थी लेकिन अब सिस्टम काफ़ी स्टेबलाइज हो गया है और इस तरह की शिकायतें या कंप्लेंट कुछ आती नहीं है आजकल। इसलिए सारा सिस्टम एक्चुअली स्मूथ हो चुका है और हमारी ब्रांचेस जो है सो सही तरीके से रिमिट कर रही है पैसे, जो चालान जनरेट करती हैं और सारे डिटेल्स फार्मर्स के डाल के और भेजती हैं थ्रू पोर्टल, और इंश्योरेंस कंपनियां बाद में उनको पॉलिसी दे देती है। इसमें एक ही चीज है जो कभी कभी गड़बड़ी होती है हमारे किसान भाइयों से, कि जो फसल का विवरण है वो सही रहना चाहिए, क्योंकि फसल का विवरण सही नहीं रहने से कभी कभी बाद में क्लेम में दिक्कतें आती हैं। तो वो भी हम लोग जब इसको पोर्टल में जब डेटा फीड करते हैं तो काफ़ी सावधानी बरतते हैं और किसान भाइयों को इसमें मदद भी करते हैं ताकि गलत इन्फॉर्मेशन वो ना दें। तो काफ़ी सावधानी बरती जा रही है। फिर भी यदि किसी को कुछ कभी इदार बदार कुछ शिकायतें हैं तो हमारी ब्रांचेज या हमारे जो भी है कंसर्न अधिकारी इसके लिए हमेशा तत्पर है समाधान के लिए, इसमें कोई इश्यू नहीं है। चलिए, बिल्कुल ये जरूरी है। एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ, अभी जो इस पे काफ़ी विचार विमर्श हो रहा था कि जो लोग, जो ऐसे धनी किसान जो उन्नत तरीके से खेती करते हैं, उनके लिए एक सही बात यहाँ पे सामने उभर कर आई कि बीमा कंपनियां एक अलग प्रोडक्ट लेके आ सकती हैं उनके फायदे के लिए। और एक बात और मैं कहूँगा कि जब उस तरह से खेती करता है कोई किसान, तो वहाँ पे लॉसेस के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि उसके पास सिंचाई के साधन होंगे,
उचित खाद, उचित लैंड डेवलपमेंट सब करके वो करेगा जी, तो उसमें एक फायदा ये दे सकती है बीमा कंपनियां कि उसके प्रीमियम पे थोड़ा ध्यान दें तो एक अच्छी पहल होगी। और वो क्या होगा कि हमारे बैंकों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि यदि उसका इंश्योरेंस कर पाएंगे तो हम जो ऋण देते हैं उस पर्सपेक्टिव से भी वो अच्छा रहता है। जी बिल्कुल, दोनों के नज़रिए से काफ़ी बेहतर। और ख़ासतौर से अगर संदीप जी देखा जाए तो ये किसानों के लिहाज से अगर हम देखें तो उनको यही लगता है कि जो बीमा कंपनियां हैं शायद उसमें फ़ायदा उन्हीं का रहता है, जो लाभ है वो बीमा कंपनी को मिल जाता है, एक किसान जो है उसको उतना लाभ नहीं मिलता। किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से आप देख भी पा रहे होंगे जो ना सिर्फ इस योजना का क्रियान्वयन है बल्कि कैसे एक किसान का जो विश्वास है वो इस योजना से जुड़ा है। देखिए अभी तक तो स्कीम में अभी वॉलंटरी किया गया है फार्मर्स को उसका एडमिशन के लिए, बट वही चीज़ होता है हमेशा कि मैं अगर प्रीमियम दे रहा हूँ तो उसको मैं रिटर्न में क्या मिल रहा है। बट ये समझना पड़ेगा कि ये कवरेज है इतना बड़ा। जब क्लाइमेट चेंज है, जैसे हम मानते हैं, सब लोग मानते हैं कि एग्रीकल्चर इज रिस्कीस्ट बिजनेस, सबसे ज़्यादा रिस्की बिजनेस अगर है तो एग्रीकल्चर है वो जी। तो उस बिजनेस में अगर रिस्क को कवर करना है तो क्रॉप इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। और इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द रिटर्न, क्योंकि रिटर्न जैसे हम लोग लाइफ कवर लेते हैं, कोई भी इंश्योरेंस लेते हैं, कोई कवर मोटरसाइकिल ले रहे हैं तो दैट इज ए कवर एक्चुअली, वो कोई रिटर्न नहीं है, बट वो कवर देता है कि आपका कोई अगर कुछ क्लाइमेट चेंज हुआ, कुछ हुआ तो उसको रिटर्न मिलेगा, तो आपको नुकसान नहीं होगा। तो एनीवे वो बहुत सब्सिडाइज है, ये किसान लेने की जरूरत है, सारे किसान को लेने की जरूरत है। और जहाँ तक कंपनीज का बात है, ये कंपनी बेसिकली एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप होता है फार्मर्स के साथ। बिसाइड क्रॉप इंश्योरेंस देयर आर तमाम प्रोडक्ट है इंश्योरेंस कंपनी के पास, उसके साथ भी लगाव अगर फार्मर देखता है कि इसमें बहुत फायदा हो रहा है तो वो और भी वो एक एज ए कंज्यूमर, लार्जर कंज्यूमर रादर देन जस्ट ओनली क्रॉप इंश्योरेंस लेने वाला फार्मर्स फार्मर्स इज ए बिगर कंज्यूमर बेस। सोचिए 9-10 करोड़ कंज्यूमर बेस बहुत कम मिलेगा, इतना बड़ा सेगमेंट है जी। तो ये तमाम चीज़ें फार्मर्स को भी समझने की जरूरत है। इंश्योरेंस कंपनी ऑल्दो सरकार की तरफ से बहुत सारे गाइडलाइन चेंज हो रहा है, तो डायनामिज्म ला रहा है इस स्कीम में, तो इसलिए द कवरेज इज इंपॉर्टेंट। इसलिए फार्मर्स को ये समझने की जरूरत है उनका जो क्रॉप है वो इंश्योर्ड है जी, बीमा के दायरे में, यानी जो फसल है वो आ सके। और आज के समय में जब हम बात करते हैं कि किस तरह का जो नुकसान हो रहा है, प्राकृतिक आपदा की वजह से नुकसान हो जाता है, क्योंकि अगर देखा जाए जलवायु परिवर्तन का असर हम देखते हैं कृषि क्षेत्र पर, और उस वजह से कई तरह के नुकसान की संभावना बनी रहती है। और खासतौर से आपको बता दें G20 जिसकी अध्यक्षता हमारा देश कर रहा है, तो वहाँ पे इस बात पर लगातार जोर दिया गया कि जो जलवायु परिवर्तन का खतरा है कैसे उससे हम निपट सकते हैं। और खासतौर से उसी वजह से हम देख सकते हैं रितेश जी के हर स्तर पर प्रयास किया जा रहा है, और उसी में जो एक किसान की जो फसल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और उस फसल में अगर नुकसान होता है तो ये जिम्मेदारी सरकार का, एक हम कह सकते हैं अपनी समझ रही है सरकार, और ये दायित्व बन जाता है किसान का भी, बीमा कंपनियों का भी, कि मिलजुल कर कोशिश करें कि अगर नुकसान होता है तो उसकी अदायगी किसान को समय से हो जाए। और ऐसे में जो सरकार के दिशा निर्देश हैं वो क्या उसमें भी किस तरह का बदलाव हुआ है? क्योंकि यहाँ आशीष जी ने भी लगातार ये कहा कि लगातार जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उनको मानते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रवीण जी भी लगातार हमें बता रहे हैं किस तरह का उसमें बदलाव किया गया है। देखिए, ये आपने बिल्कुल सही बात उठाई। सबसे पहले तो हमने टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। इस बार जो हमने चेंजेस लाई हैं उसमें ये किया है कि CCE यानी जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट हमारे होते हैं जी, उसमें टेक्नोलॉजी का हिस्सा जो है वो 30% राइस और गंदम के लिए हमने कंपलसरी कर दिया है जी। यानी सैटेलाइट बेस्ड कुछ मॉडल्स जो हमने पायलट स्टडी से निकाले हैं उसको पूरे देश में लागू किया जाएगा, और टेक्नोलॉजी बेस्ड यील्ड एक निकाली जाएगी जी। ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह से जो क्रॉप कटिंग है उसको इम्पैक्ट उसके ऊपर ना किया जा सके और किसानों का किसी तरह से नुकसान ना हो जी। तो हमारी कोशिश है कि CCE की प्रोसेस जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक को, खासकर सैटेलाइट की तकनीक को लाया जा सके। आपको पता है कि भारत जो है वो स्पेस रिसर्च में और सैटेलाइट इमेजरी में अग्रणी देशों में आता है। बिल्कुल। दूसरी बात जो हम साथ के साथ लेके आ रहे हैं और इसी बार लेके आ रहे हैं वो है एक सिस्टम जिसको हम कह रहे हैं विंड्स, वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम जी। इसके तहत जो वेदर की जानकारी है, मौसम की जो जानकारी है, वो हर एक प्रत्येक पंचायत में एक ऑटोमेटिक रेन गॉज लगेगा, यानी उसमें बारिश की वर्षा को मापने का एक मीटर लगेगा, और हर एक तालुका या ब्लॉक के स्तर पर एक ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगेगा जिसमें कि बाकी के सारे मापदंड जो हैं वो नापे जाएंगे। अब आप पूछेंगे इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि हमें रेगुलर डेटा
अपनी हर एक पंचायत से और ब्लॉक के स्तर से आएगा और उस डेटा को हम अपने नेशनल पोर्टल में फीड करेंगे जी। और उस डेटा के अध्ययन के हिसाब से जितनी यील्ड होगी और जितना पे आउट्स हैं, जितने क्लेम बनते हैं जी, वो इंश्योर कराएंगे कि कंपनीज से किसानों को पे हो। यानी जो किसानों के जिस तरह की शिकायतें आती हैं कि पक्षपात हुआ है, भेदभाव किया गया है, पारदर्शिता नहीं है, तो अब तकनीकी रूप से हम मान सकते हैं सारी जानकारी हमारे पास होगी। बिल्कुल आपने सही कहा। ये पूरे के पूरी प्रोसेस को करने के पीछे एक ही हमारी मंशा है कि तकनीक लगाते हुए किसान के साथ कोई भी भेदभाव ना हो, इस पर हम पूरा का पूरा ध्यान दें और जो क्लेम्स जितने बनते हैं, जितना नुकसान हुआ है, उसकी सही गणना हो और उस गणना के आधार पर क्लेम जो कंपनीज हैं वो पे आउट करें जी। एक और इनिशिएटिव इसी में टेक्नोलॉजी में हम क्रॉपिक करके, यानी फसल के हम फोटोग्राफ्स लेंगे शुरुआत से लेकर एंड तक, 4 या 5 ऐसे फोटोग्राफ लिए जाएंगे जिसके ऊपर कंप्यूटर से एनालिसिस करके उसमें कितना नुकसान हुआ है वो भी निकाला जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें जब इकट्ठी होंगी तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो नुकसान का आंकलन है वो बिल्कुल टेक्नोलॉजी आधारित रहेगा और बिल्कुल नीट, क्लीन और क्लियर रहे, ट्रांसपेरेंट रहे। पारदर्शिता देखिए किस तरीके से इस योजना में और ज़्यादा अब हमें दिखाई देगी। आशीष जी, आपसे और जानना चाहिए, जैसा भी रितेश जी ने कहा कि जब तकनीकी रूप से हम बात करते हैं, तकनीकी समावेश जो है लगातार उसको बढ़ाया जा रहा है और जैसा आपने कहा कि जो बीमा कंपनी है आपकी वो पूरी तरीके से सक्रिय है इस क्षेत्र में, लेकिन आज के समय में जब प्रतिस्पर्धा की जाती है दूसरी कंपनियों के साथ, तो ऐसे में तकनीकी रूप से क्या हम मान सकते हैं कि जो आपकी कंपनी है वो कुछ नया करने की सोच रही है जिसका फ़ायदा किसानों को हो सके, या जितने आंकड़े हैं उनको जुटाने में जल्दी से हमें मदद मिल जाए? नहीं, बिल्कुल सही। सबसे अच्छी बात यह है कि भारत सरकार भी ऐसे बहुत सारे स्टेप्स ले रही है जो कि तकनीकी रूप से बहुत उन्नत हैं, बट हमने सभी कंपनीज जो इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कार्यान्वित कर रही हैं, अपने अपने एंड पे भी वो कोशिश करती है कि सभी सरकार से कदम से कदम मिला सकें, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो। और हम भी टाइमली कुछ रिपोर्ट सबमिट करते रहते हैं जो सेटेलाइट बेस्ड होते हैं, या जब भी कुछ क्लेम असेसमेंट करना होता है तो हम ड्रोन का यूज़ भी करते हैं। तो सभी तरह से चीज़ें यूज़ करते हैं। अच्छी बात यह है कि जैसे भी रितेश सर ने कहा कि सभी चीज़ों को अब गाइडलाइन का पार्ट बना दिया गया है, तो इन चीज़ों की विश्वसनीयता बढ़ जाएगी। पहले अपने लेवल पे करते थे, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइड से भी उस चीज़ को किया जाएगा जी। दूसरी बात सर मैं कहना चाहूँगा, जैसे बात हो रही थी हमारी कि इस योजना का लाभ किसानों तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचा है, किसान सामने क्यों नहीं आते हैं। अब देखिए, जब से स्कीम चली 2016 से लेकर के 2022 तक के, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भी कहा हुआ है कि करीब 1,30,000 करोड़ रुपए क्लेम दिया जा चुका है जी। और जो कि आप देखेंगे पूरे प्रीमियम जो लिया गया है उसका करीब करीब 89 to 90% के आसपास है। तो जिन किसान भाइयों ने भी अपना इंश्योरेंस कराया था उनको बेनिफिट हुआ है। और अभी हम बार बार बात कर रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए 2018 में जिस समय की ड्राउट लाइक सिचुएशन हो गया था, खरीफ में कुछ समय बारिश आई बट नहीं आया, उसका इंपैक्ट रबी फसल पे आया था, तो रबी में बहुत क्लेम गया था। अभी आप देखेंगे सर, इस साल बहुत सारी एजेंसीज हैं जो ये बता रही हैं कि एल नीनो का इंपैक्ट आ सकता है, एल नीनो आ सकता है इस साल, तो शायद हमारा बरसात कम रहेगी। तो अभी हमारा रियल टेस्ट है, अभी जो इंश्योरेंस कराएंगे वो देख पाएंगे कि उसका बेनिफिट किसान भाइयों को मिलता है कि नहीं मिलता है। और इन सभी चीजों को अच्छे से करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इंपैक्ट रहेगा। तो जो भी नई नई गाइडलाइंस, नए नए इनिशिएटिव्स आए हैं, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा सर सभी किसान भाइयों को समय पे और एक्यूरेट क्लेम देने में। बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से एक निश्चित समय पे आपको जो मुआवजा राशि है वो आपके खाते में पहुंच सकती है। लेकिन ये भी ज़रूरी कि जलवायु परिवर्तन की हम बात करें या मौसम की बात करें, जिस तरीके से परिस्थितियां बनती रहती हैं, तो किसान जो हैं और भी ज़्यादा जागरूक रहें। और खासतौर से जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसकी सारी जानकारी आप ज़रूर लें। अगर आपको कहीं लगता है कि इसकी जानकारी या किसी भी बिंदु पर आपको संशय होता है, तो आप जो बीमा कंपनी के प्रतिनिधि हैं उनसे बात कर सकते हैं, बैंक के पास जा सकते हैं, वरना पोर्टल के जरिए भी, टोल फ्री नंबर के जरिए भी आपको जो जानकारी है वो उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन आने वाले समय में और किस तरह का जो नयापन है वो इस योजना में हमें नज़र आ सकता है और किस तरह की जो संभावनाएं हैं इस योजना को लेकर, उन पर भी आपको जानकारी हम देंगे। लेकिन यहाँ रुक रहे हैं और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। Namaskar, Vanakkam, hello and welcome to our show Krishi Startup. इस बार कृषि स्टार्टअप में मिलेंगे तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर से जो श्री अन्न से कर रहे हैं लजीज व्यंजन तैयार।
साथ ही जानेंगे केरला की अटापड़ी में रहने वाले आदिवासियों ने श्री अन्न को अपनाकर कैसे किया अपने जीवन स्तर में सुधार। तमिलनाडु की कोयम्बतूर और केरला की अटापड़ी से देखिए कृषि स्टार्टअप मिलेट स्पेशल 8 अप्रैल से 6 मई हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर, किस तरीके से न सिर्फ बदलाव इसमें हमने देखा है बल्कि तकनीकी समावेश जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो चला है और उसी वजह से एक विश्वास जो है वो किसान का जुड़ता नजर आ रहा है इस योजना के साथ, क्योंकि पारदर्शिता जो है वो पूरी तरीके से नजर आ रही है। लेकिन उसके बावजूद अगर किसी तरह की शिकायत एक किसान की रहती है, पहले अमूमन हम यही देखते थे जो किसान है उनकी शिकायतें रहती थी, मानना होता था कि कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। लेकिन यहाँ भी रितेश जी हम मान सकते हैं कि एक बदलाव जो है वो किया गया कि जो उनकी शिकायत है उस पर सुनवाई की जाती है और उसके बाद शायद उनको जानकारी भी दी जाती है कि आपका इस तरह की शिकायत थी, उस पर हमने इस तरह का एक एक्शन जो है वो लिया और अब ये स्थिति है। सही कह रहे हैं मुकुल। इससे पहले ऐसी बात सुनने में आती थी कि लोगों को, किसानों को सुना नहीं गया या उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसी सब को देखते हुए जो हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उनकी भी एक रिकमेंडेशन आई कि कोई एक टोल फ्री नंबर बनाया जाए जो कि पूरे देश में चले, ना केवल कि हर कंपनी का अलग अलग नंबर हो, जिस पे भी ये भी शिकायत रहती थी कि वो उठता नहीं है, कोई सुनते नहीं है। तो ऐसा ही एक टोल फ्री नंबर, ना केवल नंबर पर एक पोर्टल बनाने की पहल हमारे मंत्रालय में हुई है। हमारी कोशिश है कि एक सिंगल नंबर हम पूरे कंट्री में चला सकें ताकि किसान भाई आराम से उस पर कॉल करके अपनी समस्या बता सकें। ना केवल वो समस्या बताएंगे लेकिन उनकी समस्या जो है वो डायरेक्टली हम इंश्योरेंस कंपनी से उनको जोड़ेंगे इलेक्ट्रॉनिकली पोर्टल के थ्रू, ताकि वो समस्या इलेक्ट्रॉनिकली ट्रैक हो। जो किसान की समस्या बताएं वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगी और इंश्योरेंस कंपनी को समय सीमा के तहत उसका एक निवारण करना है। निवारण उपरांत हमारी ये भी कोशिश है कि हम किसान भाई को वापस कॉल करके पूछें कि क्या आपका निवारण हो गया। अगर नहीं हुआ होगा तो उस समस्या को हम फिर दोबारा उस पोर्टल पे खोल के कंपनी से उसका निवारण करवा सकते हैं। तो ये पहल हम ला रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में इसका बीटा लॉन्च कर दिया गया है। बहुत अच्छे उसके परिणाम आए और मैं समझता हूँ कि अगले आने वाले शायद खरीफ सीज़न से ऐसी एक लॉन्च की परियोजना हम बना रहे हैं। तो ये पूरे देश में इस तरह का सिस्टम हम रोल आउट करने के बारे में सोच रहे हैं। जी बिल्कुल। और खासतौर से संदीप जी आप किस तरीके से देखते हैं इसको, क्योंकि जो बदलाव तो हो रहा है लेकिन वाकई ये जो बदलाव है सिर्फ बीमा कंपनियां जो हैं उनके अनुरूप नहीं है, लेकिन ये बदलाव है शायद किसान के अनुरूप, उनकी मांग को देखते हुए। क्योंकि कोई भी अगर फार्मर्स उसका बेनिफिट ना मिले किसान को तो बेसिकली जो पहले वजह कि बहुत सारे प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि वो वाला आर्गूमेंट हमेशा मैं बोलता कि उसको मैच करना कि कितना प्रीमियम गया, कितना सेटलमेंट हुआ, वो उस दायरे से आप देखोगे तो इंश्योरेंस का भी उसको इंश्योरेंस का देखने की जरूरत नहीं है। फार्मर्स को कितना क्रॉप इंश्योरेंस में मिला, कितना कवर्ड हुआ, वो बड़ा मुद्दा है। क्योंकि बहुत सारे डिबेट में आप देखते होगे बेसिकली इतना प्रीमियम लिया उतना, तो ऑब्वियसली जो ये कवर होता है ये कोई इन्वेस्टमेंट और रिटर्न नहीं है, ये कवरेज एक कवरेज देता है आपको, क्रॉप को कुछ हो जाए तो उसके लिए कवरेज होता है। तो सरकार और प्राइवेट कंपनीज और इवन तो स्टेट ओन जितना भी कंपनीज है वो मिलकर से ये काम कर रहे हैं कि जिसका कवरेज बढ़ाया जाए। सबसे बड़ा फोकस है कवरेज बढ़ाया। और जो टेक्नोलॉजिकल बात जो इन्होंने किया, सचिव जी ने किया, तो बेसिकली इस टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होने से क्विकर सेटलमेंट होगा। जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट है सबसे बड़ा बहुत टाइम लगता था पहले, देखा बहुत टाइम लगता है। और जो वेदर स्टेशन की बात किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट में, ये तमाम चीज़ें मिलकर हम लोग को एक रोबस्ट डेटा देगा, उस हिसाब से सेटलमेंट भी क्विकर होगा और किसान का ट्रस्ट होगा ये किसान स्कीम में कि हाँ ये जल्दी सेटलमेंट होता है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि किसान का जो विश्वास है देखिए वो रहता है। सुमन जी आप तो शायद पहले से ही इस दिशा में आगे काम भी कर रहे हैं कि कैसे जो अपग्रेडेशन है वो हम तकनीकी रूप से, यानी अगर बात की जाए कैसे उसको हम सरल कर सकते हैं या किसानों को ज़्यादा सेवाएं जो हैं वो दे सकते हैं। देखिए हम लोग सभी बात कर रहे हैं कि इस फसल बीमा योजना को और कितना स्केलेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कोई भी अगर योजना होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि सस्टेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी। तो जहाँ पे हम लोग पारदर्शिता की बात कर रहे हैं एंड वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ दिस बीमा योजना बहुत
आगे है और हम लोग इसमें और भी आगे जा सकते हैं। एंड स्केलेबिलिटी ऑब्वियसली अभी वो टाइम है कि जहाँ पे हम लोग एक टाइम ऐसे वो था कि जहाँ पे हम लोग जनधन योजना किए थे, जहाँ पे ये कहा था कि बैंक आपके घर आके अकाउंट खोल रही है जी। अब वो टाइम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हम लोग टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस हो रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। अगर आप देखेंगे लास्ट 2-3 साल में इस बीमा योजना की एडवांसमेंट बहुत ही ऊपर है। मतलब मेरे को नहीं लगती कि और कोई योजना में इतना एडवांसमेंट टेक्नोलॉजिकली कहीं देखा गया है। तो अगर हम लोग इस टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के साथ सेम तरीके से कि बीमा योजना भी फार्मर अपने घर से, कृषक बंधु अपने घर से वहाँ पे अपना एनरोलमेंट कर पाए और वहीं से अपना क्लेम सेटलमेंट कर पाए, उस लेवल तक हम लोग को लेके जाना पड़ेगा टेक्नोलॉजी। यानी तकनीकी रूप से देखिए, जहां हमारी फसल का अगर बीमा नहीं भी है किन्हीं कारणों से, तो वहां भी हम अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। इस तरह के विकल्प और बेहतर हो पाएंगे आने वाले समय में। उसको देखते हुए प्रवीण जी, आपसे भी जानना चाहेंगे और किस तरह के बदलाव जो है उसकी हमने यहाँ बात कर ली कि इस योजना के तहत आया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही रहता है एक किसान की फसल में नुकसान हुआ उसके बाद उसको कितने समय में जो एक क्षतिपूर्ति है वो मिल जाती है। देखिए, इधर हाल के दिनों में डिजिटल इनिशिएटिव्स काफ़ी आए हैं और काफ़ी सारी एग्रीटेक कंपनियां भी आई हैं जो इस फील्ड में काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं जी। अब आप देखें, रितेश जी ने बताया कि वेदर को हम मॉनिटर करेंगे या साइंटिफिकली तरीके से हम यील्ड को मेजर करेंगे। ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो कि शिकायतों को दूर करेंगी, शिकायतें नहीं आएंगी जी। और जहाँ तक बैंकिंग का सवाल है, हम लोग भी इन सैटेलाइट इमेजिंग सर्विसेज को कर रहे हैं और जो इंस्पेक्शंस है, जो हम फसल दिन देते हैं, जो उसमें इंस्पेक्शंस करते हैं तो मैनुअल करते हैं, बट धीरे धीरे हम उसको भी सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू कर रहे हैं। उसमें फायदा क्या है कि मेरे पास मैन पावर बचेगा तो हम ज्यादा से ज्यादा किसान को सर्व कर पाएंगे, खर्च बचेगा तो हम उसको पास ऑन कर पाएंगे किसान को जी। तो ये डिजिटल इनिशिएटिव्स हम भी ले रहे हैं और ये जो फसल बीमा है ये तो इनफैक्ट बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये आगे आने वाले दिनों में ये काफी बढ़ने वाला है, बिल्कुल काफ़ी बढ़ सकता है आने वाले दिनों में भी। और जी बिल्कुल प्रवीण जी, लेकिन यहाँ हम आशीष जी आपसे भी जानना चाहेंगे और किस तरह का जो बदलाव है वो हमें नज़र आएगा, और सबसे महत्वपूर्ण यही कि जो किसान है क्या उनका आंकड़ा और बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है, जो निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियां हैं उनके साथ उनका जुड़ाव कैसा और बढ़ेगा वो। मुकुल जी, फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो सफलता का एक सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि जब स्कीम लॉन्च किया गया था उसके पहले नॉन लोनी फार्मर्स का कवरेज हार्डली 5 to 10% होते थे। 90% फार्मर्स जो है बैंक के थ्रू ही होते थे। जहाँ तक मुझे पता है आज की डेट में नॉन लोनी फार्मर्स का कवरेज ये करीब 35 to 40% तक चला गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि किसान अपने आप से खुद ही आ रहे हैं, मतलब दे हैव अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस और वो खुद ही आकर के अपना इंश्योरेंस करा रहे हैं। और उसका सीधा सीधा रीजन यही है कि दे आर हैप्पी विद द प्रोडक्ट, दे आर गेटिंग क्लेम्स इन टाइम, उनका जो भी क्वेरीज है, ग्रीवेंसेज वगैरह नहीं होते थे उसको टाइमली उनको आंसर मिलने लग गया है, जिसकी वजह से लगता है मुझे किसानों का झुकाव इस स्कीम की तरफ बढ़ रहा है। और जैसे जैसे नई नई तकनीकें और भी आ रही हैं, इससे किसान भी और भी आगे आएंगे। इस स्कीम में एक बहुत अच्छा काम किया और भी किया गया है कि ये भारत सरकार ने सभी कंपनियों के लिए मैंडेटरी किया हुआ है कि आपको अपने जितना प्रीमियम कलेक्ट करते हैं उसका एक सर्टेन परसेंटेज, दैट इज 0.5% है ना, आपको अवेयरनेस क्रिएशन में यूज करना है। उसकी वजह से आप देखेंगे थ्रू आउट द ईयर कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलते रहते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज चाहे वो क्लेम्स को जागरूकता को बढ़ाने को लेकर के हो या इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए हो, सभी के लिए प्रोग्राम्स थ्रू आउट द ईयर चलते रहता है। और उससे आज की डेट में आप जाएंगे तो किसान फसल बीमा को लेकर के ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, वो जिनको पता है। मेरा मानना सिर्फ कहना सिर्फ यही है कि किसान भाई जब अपना कोई भी फसल प्लान करते हैं तो पूरे 4 महीने 5 महीने के सीजन में वो कम से कम 10 से 11 चीज़ों पे इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो अपना खाद हो, बीज हो, पेस्टिसाइड हो। उनको सिर्फ फसल बीमा को भी एक एज इनपुट कंसिडर करना चाहिए। बिल्कुल, अब करने भी वो लगे हैं। यानी खासतौर से अगर देखा जाए रितेश जी, कई उपलब्धियां हैं जो इस योजना से जुड़ चुकी हैं, लेकिन शायद सबसे बड़ी उपलब्धि यही कि एक किसान का जो जुड़ाव है वो इस योजना में अब और भी ज़्यादा हमें नज़र आता है, क्योंकि अब एक विश्वास उसका हो चला है कि अगर किसी वजह से, प्राकृतिक आपदा की वजह से मेरे खेत में नुकसान हुआ तो उसके बाद एक मेरे पास विकल्प है, आर्थिक मदद मुझे वहाँ से मिल सकती है। और इसीलिए लगातार हम कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो हैं इस योजना से जुड़ रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैं आपको 2 फिगर दूंगा।
एक तो 2020 में हमने इसको कंपलसरी से हटाकर स्वैच्छिक कर दिया था जी। यानी कि पहले ये था कि जो बैंक लोन लेते थे उनको ये फसल बीमा लेना ही पड़ता था और इससे ऐसी बहुत एप्रीहेंशन थी, ऐसी बहुत सोच थी कि इसके किसानों की संख्या घट जाएगी, लोग इसमें नहीं आएंगे क्योंकि कंपलसरी वाले ही लेते थे, दूसरे नॉन लोन ही लेते नहीं थे। लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि पिछले 2-3 सालों में जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ गया है। आशीष जी ने जैसा कहा, हम लगभग 30% के आसपास थे जब 2020 में हमने इसको स्वैच्छिक किया था। आज वो आंकड़ा 36% के आसपास पहुंच चुका है। दूसरी बात, हमारी तरफ से ये पहल की गई, जितनी हमने ये मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, फसल बीमा पाठशाला और कई तरह के ऐसे जागरूकता अभियान चले, तो पिछले खरीफ से इस खरीफ में आपको जान के खुशी होगी कि 16% वृद्धि किसानों में हुई है, जो कि दर्शाती है कि किसानों में अब एक उत्साह है इस योजना से जुड़ने का। मैं ये समझता हूँ कि डीजी क्लेम के आने के बाद जब किसानों को ये पता है कि मेरा क्लेम समय पे मिलेगा और मुझे उसकी पूरी जानकारी मिलेगी और मैसेज के द्वारा, और साथ के साथ जो हम कृषि रक्षक हेल्पलाइन लाने वाले हैं, अगर उनकी समस्याओं का निदान होगा, समय पर क्लेम आएगा, टेक्नोलॉजी हम लगा देंगे, तो मेरा ये मानना है कि किसानों की संख्या में न केवल वृद्धि लेकिन दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति होगी। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से प्रगति जो है वो अब सीधे तौर पे झलकती हुई नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं डिजी क्लेम की अगर बात की जाए तो ये एक मील का पत्थर साबित होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए और आने वाले समय में और भी कई बदलाव जो हैं वो हम देख पाएंगे इस योजना के तहत, जिसका लाभ आने वाले समय में किसानों को मिल सकेगा। फिलहाल आज हमारे साथ इतना खास पैनल जो है वो मौजूद रहा और आप सबने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, आपने भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। तो जाना आपने किस तरीके से कोशिशें जो हैं वो लगातार की जा रही हैं, ना सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा और ख़ासतौर से फिर चाहे जो बीमा कंपनियां हैं वो पब्लिक क्षेत्र से हों, प्राइवेट क्षेत्र की हों, लगातार कोशिश यही की जा रही है कि फ़ायदा मिल सके और उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका नज़र आ रही है हमारे जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी लगातार तकनीकी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे और भी ज़्यादा जो सरलता है वो हासिल की जा सके। और लेकिन जो काम है वो जितना जल्दी होगा जाहिर तौर पर उसका लाभ किसानों को भी मिलेगा और उसके साथ साथ सरकार की भी कोशिश यही कि किसानों की हर समस्या का जो समाधान है वो किया जा सके, ना सिर्फ इस योजना के जरिए बल्कि तमाम योजनाओं के जरिए। फिलहाल आज के लिए विचार विमर्श में बस इतना ही, लेकिन आपको बता दें अगर आप अपना कोई सवाल सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है vicharvimarsh08@gmail.com। इस पर अपना सवाल या सुझाव आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। तो अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात, किसी नए विषय पर करेंगे विचार विमर्श। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।